नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर। आज की बड़ी और सबसे अहम जानकारी, जी हाँ, जिसका इंतज़ार यहाँ पर लगातार बना हुआ है और जिस पर चर्चा लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर संसद में सबको किया हैरान, यानी कि सबको यहाँ एक मदद के लिए आज संसद पहुँचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। युद्ध के चलते हो सकते हैं भयंकर परिणाम, जिसके चलते मोदी जी ने यहाँ पर बड़े खुलासे किए। आज ये पूरी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। कब तक रहेगा एलपीजी पर संकट? आज बनी हुई है भारत में गैस, पेट्रोल, डीजल और बिजली पर भारी संकट। जी हाँ, गैस पर बड़ी गंभीरता से यहाँ पर चर्चा हुई, पेट्रोल पर हुई। काला बाजारी को रोकने के लिए लगातार यहाँ पर प्रयास करते रहे और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए भी खुलकर किया यहाँ पर योजनाओं का ऐलान और उसके योजनाओं के किए बताए यहाँ पर फ़ायदे। जी हाँ, किसानों के लिए भी अहम जानकारी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताई जा रही है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। इसी के साथ साथ आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए, गैस एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बन चुकी है। कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कड़े आदेश दिए और संसद में आज यहाँ पर पूरी जानकारी क्या क्या आपको मिलने वाली है, देखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी है। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। अध्यक्ष जी,
जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहाँ भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते 1 दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी
लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। अध्यक्ष जी, संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। जिस स्केल पर वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक बड़ा सवाल ये है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा। देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। कोरोना और उस समय के उद्योग के दौरान उस समय भी ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ गई थी। दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी 3,000 रुपये तक पहुंच गई, लेकिन भारत के किसानों को वही बोरी 300 रुपये से भी कम कीमत में उपलब्ध कराई गई। अध्यक्ष जी, देश के किसानों को इस प्रकार के संकटों से बचाने के लिए भी बीते वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इससे सालाना 76 लाख मैट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डाइवर्सिफाई किया गया है। ऐसे ही डीएपी और एनपीके के आयात के लिए भी हमने अपने विकल्पों को विस्तार किया है। अध्यक्ष जी, सरकार ने देश के किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प भी दिया है। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं। इससे भी डीजल पर उनकी निर्भरता कम हुई है। मैं सदन के माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसानों की हर संभव मदद करती रहेगी। किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द
शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हाँ, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जी हाँ, अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिजली के साथ साथ यहाँ पर गैस और पेट्रोल और डीजल की जिसके कड़े निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। गैस से संबंधित बड़ी समस्या यहाँ पर पूरे भारत में अब सामने आ रही है, जिसके चलते कुछ जो असामाजिक तत्व की अगर मैं बात करूँ तो ये जिन्होंने काला बाजारी की हुई है और जिसके चलते हुए अलग अलग जगह पर जो रेट अवेलेबल सरकार के द्वारा किया गया है उससे 3 गुना अधिक, 4 गुना अधिक पैसा वसूला जा रहा है। अब ऐसी चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कड़े आदेश दे दिए हैं कि कोई भी इस तरह की जालसाजी करते हुए पाया गया, कालाबाजारी करते हुए पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहीं पर आपको देखिए, यदि आपको भी एलपीजी गैस सिलेंडर या पेट्रोल या डीजल की कोई समस्या आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए जो गैस की यहाँ पर सबसे बड़ी भारी समस्या यहाँ पर दी गई और उसी के साथ साथ किसानों के हित के लिए भी अनेक योजनाएं यहाँ पर जो चलाई गई है उसके भी यहाँ पर खुलासे आपने सुने। वहीं पर आपको बता दें, देखिए जिनका लगातार लाइन में लगने के बाद भी नंबर नहीं आ रहा है, गैस से बड़ी समस्या यहाँ पर आज देश के साथ चल रही है। युद्ध का परिणाम सामने आने वाला है। लगातार युद्ध चल रहा है जिसका नतीजा हर किसी देश पर भी पड़ सकता है। और आज यहाँ पर देखिए गैस से बड़ी एक और बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। देखिए सबसे पहले आपको अपना जो गैस है अब की बार नियम चेंज कर दिया है। 25 दिन से पहले आप कोई नया सिलेंडर या नया जो एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर लेने के लिए आपको 25 दिन का समय सरकार के द्वारा दिया गया है। उसी के साथ साथ सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन से इसको अपडेट करना होगा, या फिर आप जो आपके ऑफिस है चाहे वो एचपी का हो, भारत का हो, या यहाँ आपके पास इंडेन का हो,
कोई भी आपके पास गैस सिलेंडर है तो सबसे पहले अपना, यदि केवाईसी रुका है तो उसको करा ले, बैंक में एनपीसीआई नहीं हुआ है तो उसको करा ले, और इसके साथ साथ यहाँ तभी आपको सब्सिडी भी आएगी उजाला योजना के तहत। और यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करना होगा, गैस सिलेंडर के लिए आपको एक छोटी सी जो जानकारी है वो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल से उसको यहाँ पर बुक कर लेना होगा। उसका डीएसी नंबर आएगा, आपको अपने ऑफिस में जाना है, जहाँ के नज़दीकी ऑफिस आपका है, वहाँ पर आपको एक टोकन मिलेगा। टोकन लेने के बाद एजेंसी आपको जाना है। अब इस तरीके से आपको लगातार ये प्रक्रिया से गुजरना होगा, तभी आप गैस सिलेंडर प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।